हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडू लर्निंग बाय निशा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के ऐसे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में मैंने वो क्वेश्चंस कवर किए हैं जो नवोदय, केवीएस, यूजीसी नेट और डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल होने वाला है। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि अभी भी वो स्टिल डाउट में चल रहे हैं कि मैम क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो देखिए, सिर्फ आप केवीएस के पेपर के भरोसे ना रहे। जब आप केवीएस के पेपर को सर्च आउट करेंगे तो आपको हार्डली 2016 और 2018 का पेपर मिलेगा। यानी अगर आप अप्रॉक्स लगाए तो टोटल से 180 क्वेश्चन ही आपको मिलने वाले हैं। तो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, पढ़े तो इस टाइम पे बहुत सारे लोग हैं, पढ़ाई के साथ साथ आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सिर्फ केवीएस के पेपर के भरोसे ना रहे, आपको जहाँ से भी नवोदय का पेपर, डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस पेपर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजीसी नेट के जो क्वेश्चंस है ना, अब यूजीसी नेट के पेपर में से जो इकोनोमेट्रिक्स के क्वेश्चन है उसको हटा दीजिए ना। बाकी इंडियन इकोनॉमी तो वो भी पूछता है, इंडियन इकोनॉमी हो गया, स्टैट्स हो गया, माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया। आप जब क्वेश्चंस को सर्च आउट करेंगे तो आपको बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है जो केवीएस में पूछे जाते हैं। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो अलग अलग एग्जाम में जो इको के पूछे गए हैं उनको भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन और डेली कम से कम, मैंने आपको बोला कम से कम 2 से 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ पेपर्स की प्रैक्टिस करिए। पूरा पूरा आप यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर सर्च आउट करेंगे ना, आपको एक पेपर में कम से कम 100 क्वेश्चन इको के मिल जाएंगे। उसको प्रैक्टिस करिए। हो सकता है 100 में से आपको सिर्फ 50 ही आते हो, लेकिन आप क्वेश्चन के साथ ज़्यादा अवेयर हो पाएंगे। इकोनॉमेट्रिक्स के क्वेश्चन को छोड़ दो, वो तो पूछा ही नहीं जाता आपसे। तो इस तरीके से 50 जगह पर 50 बुक, और देखिए कोई भी एक पर्टिकुलर बुक नहीं है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो आप बार बार बुक पूछते हैं। आप एक बुक खरीदोगे 250 रुपये की आएगी, 300 रुपये की आएगी, जिसमें आपको हार्डली 1 से 2 पेपर मिलेगा। तो बेटर ऑप्शन आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। ऑनलाइन जो आपको अलग अलग पेपर्स मिल रहे हैं उनको प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एग्ज़ाम क्लियर करने में आप सफल हो पाएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है, अ वर्टिकल इक्विटी इन टैक्सेशन मीन्स दैट। अ वर्टिकल इक्विटी, आपने पढ़ा है ना कि टैक्स का जो डिवीजन होता है, तो जो टैक्स जो होता है वो वर्टिकल बेसिस पे भी चार्ज किया जाता है और हॉरिजॉन्टल बेसिस पे भी तो चार्ज किया जाता है। तो वर्टिकल इक्विटी इन टैक्स का मतलब है कि अलग अलग इनकम वाले से अलग अलग टैक्स चार्ज किया जाए। आप जानते हैं जो इंडिया में जो टैक्स इम्पोज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे होता है। तो वर्टिकल इक्विटी इन टैक्स कहता है डिफरेंट डिफरेंट इनकम वालों से डिफरेंट टैक्स चार्ज किया जाए। जबकि इसका अपोजिट एक हॉरिजॉन्टल इक्विटी इन टैक्स भी पूछा जाता है। हॉरिजॉन्टल इक्विटी मींस कि जैसे मान लीजिए इस ग्रुप में है तो इस सेम ग्रुप में जितने भी लोग आएंगे उनसे एक जैसा टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो वर्टिकल इक्विटी इन टैक्स का मतलब क्या है, डिफरेंट इनकम वाले से डिफरेंट टैक्स चार्ज किया जाएगा। जबकि हॉरिजॉन्टल इक्विटी इन टैक्स का मतलब होता है सेम इनकम वाले से, यानी उसी ग्रुप के जो सेम इनकम वाले लोग हैं उनसे सेम टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीपल इन डिफरेंट इनकम ग्रुप शुड बी टैक्स्ड डिफरेंटली। तो ज़्यादातर वर्टिकल और इक्विटी से एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है करेक्ट रिलेशनशिप बताए अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक के मीन के बीच में जो करेक्ट रिलेशनशिप है उसको बताना है। तो देखिए, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है, आपने पढ़ा ना, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है। तो बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है अर्थमेटिक मीन का और हार्मोनिक मीन का। तो जब आप स्क्वायर रूट यहाँ, अंडर रूट यहाँ से हटाओगे तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो बेसिकली एएम, जीएम और एचएम पे बहुत क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, तो आपने इसको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक असर्शन दे रखी है, एक रीजन दे रखा है। असर्शन कहता है पहला कि शेयर ऑफ द नॉन कमोडिटी सेक्टर इन द नेशनल इनकम हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन इंडिया। यानी नेशनल इनकम के अंदर जो नॉन कमोडिटी सेक्टर, नॉन कमोडिटी सेक्टर कौन सा है, सर्विस सेक्टर। तो कहता है नेशनल इनकम के अंदर नॉन कमोडिटी सेक्टर का शेयर जो इंडिया में बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। ये वाली बात आपने देखी है, सही है। आप आज पढ़ते हैं ना, आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा जो नेशनल इनकम जनरेट करता है सेक्टर वो टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर है। तो ऑब्जर्वेशन तो सही है। अब रीज़न कहता है इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर हैज़ बीन ग्रोइंग एट अ रिलेटिवली स्लोअर पेस इन इंडिया। जो रीज़न कहता है कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया में स्लोअर पेस से बढ़ रहा है, ये वाली बात भी ठीक है। जितनी तेज़ी से इंडिया में सर्विस सेक्टर बढ़ा है
उतनी तेजी से ये दोनों सेक्टर नहीं बढ़े हैं। तो रीज़न कहता है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों ही स्लोअर पेस से बढ़े, ये वाली बात भी ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी भी कट गया, ऑप्शन नंबर डी भी कट गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही क्या है, असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। अब हमें देखना है कि क्या आर इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, कहता है कि इंडिया में जो इंडस्ट्री सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर है वो स्लोअर पेस से ग्रो कर रहा है। इस वजह से सर्विस सेक्टर क्या हो गया, आगे बढ़ गया। इसलिए आज के टाइम पे जो सर्विस सेक्टर है यानी नॉन कमोडिटी सेक्टर है वो नेशनल इनकम में क्या कर रहा है, ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये वाला यही तो रीज़न है कि दोनों स्लो पेस से बढ़ रहा है, जिस वजह से सर्विस सेक्टर आगे निकल गया है। तो यानी करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। यानी ए और आर असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न जो है वो करेक्टली ए को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस बार के आप क्वेश्चन में देखोगे ना कि असर्शन रीजनिंग के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। अब जैसे बोर्ड क्लासेस आ गई है तो 12th का इको का पेपर आप देखोगे तो 20 जो क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू के, उसमें असर्शन रीजनिंग के बहुत क्वेश्चंस है। तो बेसिकली सीबीएसई के एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, इसलिए केवीएस भी अपने एग्जाम पैटर्न में चेंज करने वाला है। तो असर्शन रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है पीएम किसान सम्मान निधि एक स्कीम आई थी 1 फरवरी 2019 को, उससे क्या क्या चीज़ सही नहीं है, उससे रिलेटेड क्या चीज़ सही नहीं है। तो देखिए जो पीएम किसान सम्मान निधि है वो आई थी 2019 के अंदर। इस स्कीम के तहत जितने भी फार्मर जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन थी उसको जो है इनके थ्रू, इस स्कीम के थ्रू उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, ये वाली बात तो ठीक है। दूसरा ये भी आप जानते हैं कि इस स्कीम के तहत पूरे साल के अंदर जो है 6,000 उनके सीधा सीधा बैंक अकाउंट में, यानी जो एलिजिबल फार्मर्स थे जिनको इस स्कीम का बेनिफिट मिला था उन सभी को पूरे साल जो है उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली 6,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जा रहे थे। और डी कहते हैं कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, ऐसा नहीं कि एक साथ 6,000 डाल दिए। इस स्कीम के तहत जो है उन फार्मर्स के बैंक अकाउंट में 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, यानी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट 2,000 की जो है पैसा इस तरीके से उनको पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यानी ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। तो स्कीम से भी एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इनमें से कौन से स्टेटमेंट कॉब डगलस प्रोडक्शन से रिलेटेड सही नहीं है। तो जो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, बेसिकली जो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है ये एक लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन है, शॉर्ट पीरियड नहीं है। तो बी तो कैंसिल हो गया, तो बी यहाँ था ये ऑप्शन, यानी तीसरा तो कट गया। आगे कहता है सी में इट इज़ बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। नहीं, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में ना तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है ना ही डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है। इसके केस में कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है। तो सी भी कट गया। अब देखिए सी यहाँ पर है, ये वाला ऑप्शन भी कट गया, सी यहाँ पर भी ये वाला ऑप्शन कट गया। तो बचा क्या, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा डी कहता है आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, ये सी भी ठीक होते हैं। यानी ए और डी स्टेटमेंट क्या है, सही है। और ए और डी स्टेटमेंट कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से आप देखोगे हर एग्जाम में एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछ लेता है एग्जामिनर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इनमें से किस मार्केट के अंदर रिसोर्सेज जो होते हैं वो एफिशिएंटली एलोकेट होते हैं। कौन सी मार्केट है जहाँ पर रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली एलोकेट होते हैं। तो वो मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अच्छा, एक क्वेश्चन ना यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेंड में पूछा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्वांटिटी रखी, यहाँ पे प्राइस रखा, ठीक है। मान लीजिए मैं बात करती हूँ AR मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बेसिकली इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में AR ऐसे बनता है और आपका MR कैसे बनता है, M ऐसे बनता है। जबकि MC आपने पढ़ा कैसे बनता है, U शिफ्ट बनता है। तो बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो रिसोर्सेज होते हैं वो एफिशिएंटली एलोकेट क्यों होते हैं, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्राइस और क्वांटिटी होती है वो यहाँ से डिसाइड होती है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जहाँ पर AR मतलब प्राइस, AR आप जानते हैं ना, एवरेज रेवेन्यू हमेशा किसके इक्वल होता है, प्राइस के। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जहाँ पर प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है वहीं से क्वांटिटी होती है, वहीं से प्राइस आता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर रिसोर्सेज जो होते हैं वो फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज होते हैं, यानी इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज है वो सारे के सारे जो है इस मार्केट में यूटिलाइज्ड हो जाते हैं। तो यानी एक भी रिसोर्सेज यहाँ पर वेस्ट नहीं होता। तो इकलौती परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ऐसी है जहाँ पर प्रॉपर और एफिशिएंटली एलोकेशन होता है रिसोर्सेज का। जबकि अगर हम मोनोपोली मार्केट या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट की बात करें, आप जानते हो ओलिगोपोली मार्केट में तो डिमांड कर बनता ही नहीं है। तो अगर हम मोनोपोली या आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में बात करें तो इस मार्केट के अंदर
जो डिटरमाइन होता है वो कहाँ से डिटरमाइन होता है, MRMC से। और बेसिकली ये हमेशा जो प्राइस चार्ज करते हैं वो यहाँ से चार्ज करते हैं। तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में जो होता है ना, बेसिकली वो प्राइस जो है वो यहाँ से डिटरमाइन होता है। इस वजह से क्वांटिटी जो होती है वो क्या होती है, कम प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली इस मार्केट के अंदर जो गुड का प्रोडक्शन होता है वो कम होता है, क्योंकि वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करने की कोशिश करते हैं मोनोपोली मार्केट में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सारे रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाते, यानी कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का वेस्टेज हो जाता है, जिस वजह से इस मार्केट के अंदर आप देखोगे डेड वेट लॉस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि डेड वेट लॉस कहाँ होता है। तो डेड वेट लॉस कब होता है, जब मार्केट में जो प्राइस है वो हाईएस्ट प्राइस चार्ज किया जाता है और इस पॉइंट से चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि बताओ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस कहाँ से चार्ज होता है। तो परफेक्ट मार्केट कंपटीशन मार्केट में प्राइस जो है वो इस पॉइंट से चार्ज किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, कि यानी सबसे पहले से लेके सबसे बाद तक। तो सबसे पहला पॉइंट बोलता है, पहला पॉइंट में बोलता है फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, यानी बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ। तो आप जानते हैं बैंक का जब नेशनलाइजेशन शुरू हुआ था तो उसका पहला फेज आया था 1969 में। फिर दूसरा कहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नरसिम्हम कमेटी ऑन बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम पे नरसिम्हम कमेटी बनी थी 1998 में। फेमा एक्ट कब आया था, यह आया था 1999 में। और एग्जिम बैंक कब आया था, 1982 में। तो अब अरेंज कर दो उसके हिसाब से। तो देखिए, सबसे पहले बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में, फिर उसके बाद एग्जिम बैंक बना 1982 में, फिर नरसिम्हम कमेटी बनी आपकी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म पर, और फिर उसके बाद फेमा कमेटी बनी 1999 के अंदर। यानी तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन हो गया ADBC, यानी ADBC का है ऑप्शन नंबर 2 में। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है टैक्स का सारा बर्डन कंज्यूमर का बॉर्न करेगा। बेसिकली कहता है अगर टैक्स इम्पोज होता है और टैक्स का सारा बर्डन जो है वो कंज्यूमर बॉर्न करता है, कब होगा। तो बेसिकली देखिए, टैक्स का बर्डन सारा का सारा कंज्यूमर पे कब पड़ेगा, जब कंज्यूमर उस गुड की डिमांड कर रहा है जिसकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, इन इलास्टिक है। बेसिकली कंज्यूमर ऐसे गुड को खरीद रहा है जिसको वो छोड़ नहीं सकता। तो कंज्यूमर जब ऐसे प्रोडक्ट को खरीदता है जिसकी डिमांड इन इलास्टिक होती है लेकिन सप्लाई इलास्टिक है। सप्लाई इलास्टिक का मतलब है कि प्रोड्यूसर्स के पास पूरा कंट्रोल है, प्रोड्यूसर्स अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकता है, प्राइस को कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा कर सकता है। तो याद रखना है टैक्स का सारा बर्डन कंज्यूमर पे कब पड़ेगा, जब प्रोडक्ट की डिमांड कैसी होगी, जब प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होगी, जबकि सप्लाई जो है परफेक्टली इलास्टिक होगी। ठीक है, बट अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेता कि टैक्स का सारा बर्डन प्रोड्यूसर पे कब पड़ेगा, जब सप्लाई कैसी होगी, इनइलास्टिक होगी, यानी वो सप्लाई को चेंज नहीं कर सकता, ज़्यादा कंट्रोल में नहीं कर सकता, बट डिमांड परफेक्टली इलास्टिक हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कहता है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 2000 सेंसस का क्वेश्चन जो है वो केवीएस एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछता है। 2 से 3 क्वेश्चन आप देखोगे 2018 के पेपर में पूछे गए थे। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है जहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बिहार। इसके अलावा सेंसस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि लास्ट सेंसस कब हुआ, 2011 में हुआ। 2011 की सेंसस के जो सेंसस कमिश्नर थे वो कौन थे, उनका नाम था C चंद्रमौली। 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 121 करोड़ की पॉपुलेशन थी। या फिर 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर हम बात करें इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। हाई सबसे पूछ लेता है कि 2011 के हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे थी, यूपी में। सबसे कम कहाँ थी, सिक्किम में। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ थी, बिहार में। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ थी, अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा लिटरेसी रेट से क्वेश्चन पूछ लेता है कि लिटरेसी कितनी थी टोटल, तो 74.04%। मेल लिटरेसी कितनी थी, 82% लगभग। फीमेल लिटरेसी 65% लगभग। पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो 17.5% थी। सेक्स रेशो से पूछ लेता है कि सेक्स रेशो कितना था, तो 940 फीमेल पर 1000 मेल। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो कहाँ की थी, तो वो थी केरल की, कितनी थी, 1084 फीमेल पर 1000 मेल। सबसे लो कहाँ की थी, हरियाणा की, 879 फीमेल पर 1000 मेल। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो सेंसस वाला आप टॉपिक अच्छे से कर लेना। बट द नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि सपोज अगर एक्सचेंज रेट पहले $1 72 रुपीज़ था, अब $1 की वैल्यू जो है वो 68 रुपीज़ हो गई है, तो कहता है बताओ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए ज़रा, कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत गलत करके, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हम 12th के बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाते हैं।
इसका सिंपल मतलब है कि अगर आपको $1 चाहिए तो पहले आप 72 रुपीज़ दे रहे थे, यानी आपको 72 रुपीज़ देकर $1 मिल रहा था। अब आपको सिर्फ 68 रुपीज़ देकर $1 मिल रहा है। इसका मतलब है कि आपकी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। यानी रुपी क्या कर गया यहाँ पर, एप्रिशिएट, जबकि हमारा डॉलर क्या कर गया है, डेप्रिशिएट। तो रुपी एप्रिशिएट कहाँ कर रहा है, यानी सी में, एक तो सी हो गया, और डॉलर क्या कर रहा है, डेप्रिशिएट। डॉलर डेप्रिशिएट कहाँ कर रहा है, बी पॉइंट पर डॉलर डेप्रिशिएट। तो बी और सी होंगे सिर्फ, और बी और सी कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, यूजीसी नेट का क्वेश्चन था, ये कई बार पूछा गया है। तो ऐसे ही आपने जितने मल्टीपल क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑनलाइन बहुत सारी क्विज अवेलेबल, ऑनलाइन बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।